हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन अपेक्स क्लासेस डिजिटल प्लेटफॉर्म। हम पढ़ रहे थे क्लास 12 का सेकंड लेसन जिसका नाम है भारतीय इतिहास के स्वर्णिम पृष्ठ। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं हिंदू विधियों का संकलन। विधि का मतलब क्या होता है? कानून। ठीक है ना। तो हिंदू धर्म में किन कानून का पालन किया जाए, कौन कौन से कानून होने चाहिए, किस अनुसार होने चाहिए, इनके लिए 4 स्मृतियों की रचना की गई। किसकी स्मृति के आधार पर? मनुस्मृति के आधार पर। और इनके अलग अलग विषयों का संकलन किया गया। अब आपको ध्यान होना चाहिए इन 4 समितियों किसके अंतर्गत कौन से विषय का संकलन किया गया। इसके ऊपर पर्टिकुलर 2 नंबर का अलग से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि गुप्त काल में किन हिंदू विधियों का संकलन किया गया। उत्तर दीजिए या उसका वर्णन कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं याज्ञवल्क्य की स्मृति। याज्ञवल्क्य की स्मृति के अंदर किस किस का वर्णन किया गया है? धर्म का, वर्ण, आश्रम, समाज विधि यानी समाज का कानून, प्रायश्चित, इन सारे विषयों का संकलन कौन सी स्मृति के अंतर्गत किया गया है? याज्ञवल्क्य की स्मृति के अंतर्गत किया गया है। दूसरी हम देख रहे हैं नारद स्मृति। नारद स्मृति में किसका संकलन किया गया है? व्यवहारिक और न्यायिक विचारों का। व्यवहारिक व न्यायिक विचारों का संकलन किसमें किया गया है? नारद स्मृति के अंतर्गत किया गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं बृहस्पति स्मृति। बृहस्पति स्मृति का संकलन हमें किसमें मिलता है? इसमें किसका संकलन मिलता है? दीवानी व फौजदारी मामलों का। दीवानी व फौजदारी मामलों का संकलन इसमें मिलता है। अंतिम रूप से है कात्यायन स्मृति। इसमें क्या है? कानून के 4 अंगों का उल्लेख मिलता है। किसका? कानून के 4 अंग। अगर आपको ध्यान होगा तो हमने इसके बारे में मौर्य काल में भी पढ़ा था। कौटिल्य की जो पुस्तक है अर्थशास्त्र, उसने भी इन्हीं 4 अंगों का उल्लेख किया है। और गुप्त काल में कात्यायन के द्वारा भी कानून के इन्हीं 4 अंगों का पुनः वर्णन किया गया। 4 अंग कौन से हैं कानून निर्माण में? सबसे पहला है धर्म, दूसरा है चरित्र, तीसरा है व्यवहार और चौथा है राजशासन या प्रशासन। ठीक है, ये 4 आधार पर कानून का निर्माण किया जाता था और किसी बात का निर्णय लिया जाता था। तो हिंदी विधियों के संकलन में आपको 4 स्मृतियां याद होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है नालंदा विश्वविद्यालय। इसके बारे में भी वैसे थोड़ा बहुत अपन पढ़ चुके हैं, जिसे अपन गुप्त शासकों के बारे में पढ़ रहे थे। तो नालंदा विश्वविद्यालय क्या था? भारत का प्रमुख शिक्षा का केंद्र। भारत का प्रमुख शिक्षा का केंद्र। आप लोगों को ध्यान होना चाहिए सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय या प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा था हमारे यहाँ पर? तक्षशिला था। कौन सा था? तक्षशिला। वर्तमान में पाकिस्तान वाले एरिया में है। ठीक है ना। दूसरा जो विश्वविद्यालय बना वो कौन सा बना था? नालंदा विश्वविद्यालय, जो कि वर्तमान में भारत में है। पता है ना कहाँ पर है? बिहार में। ध्यान होना चाहिए आपको, ये बिहार के अंदर है नालंदा विश्वविद्यालय। हालांकि वर्तमान में क्या है, जो उस समय का नालंदा विश्वविद्यालय बना हुआ था वो बाह्य आक्रमणकारियों के समय में काफी तरह से ध्वस्त कर दिया गया था, तोड़फोड़ कर दिए गए थे उसके अंदर। लेकिन वर्तमान में वहां की सरकार के द्वारा पुनः वहां पर नालंदा विश्वविद्यालय के नाम से ही कॉलेज बनाया हुआ है। ठीक है ना। उतना जितना उस समय की परिपक्वता थी उतनी तो देखने को नहीं मिलती है, पूरी तरह से धराशायी कर दिया गया था इसको। ठीक है, तो भारत का प्रमुख शिक्षा का केंद्र कौन सा विश्वविद्यालय था? नालंदा विश्वविद्यालय था। दूसरा चीज हम देखते हैं नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? ये पहले अपन पढ़ चुके हैं, कुमारगुप्त प्रथम। कुमारगुप्त प्रथम इसका संस्थापक था। कई बार नालंदा विश्वविद्यालय पे 2 नंबर पे आपकी टिप्पणी पूछी जाती है, नालंदा विश्वविद्यालय पर टिप्पणी लिखिए। ठीक है ना। तो ये सारी चीजें आपको उसमें शामिल करनी है। कुमारगुप्त प्रथम जो था नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक था। नेक्स्ट हम देखते हैं विदेशों से, देश विदेश से, विदेशों से यहाँ छात्र पढ़ने आते थे। विदेशों से छात्र यहाँ
पढ़ने आते थे। यहाँ पे जो प्रवेश होता था वह एक परीक्षा के माध्यम से होता था। प्रवेश परीक्षा के माध्यम से होता था। परीक्षा के माध्यम से होता था, यानी एंट्रेंस टेस्ट होता था एडमिशन लेने के लिए, ठीक है ना। नेक्स्ट हम देखते हैं कि लगभग 10,000 से अधिक छात्र और शिक्षकों की संख्या थी यहाँ पर, ठीक है ना। 10,000 से अधिक छात्र व शिक्षक थे यहाँ पर। नेक्स्ट हम देखते हैं कि धर्म, तर्क और शास्त्र आदि विषयों पर यहाँ पर शिक्षा दी जाती थी। आदि विषयों का अध्ययन करवाया जाता था। नेक्स्ट अपन को याद रखना है कि यहाँ पर बहुत बड़ा विशाल पुस्तकालय था, लाइब्रेरी बहुत बड़ी थी, ज्ञान का भंडार कह सकते हैं उसको, ठीक है ना। सबसे बड़े यहाँ की जो बिल्डिंग थी इसके अंदर की वह था यहाँ की लाइब्रेरी, जहाँ पर हजारों की संख्या में आपको पुस्तकें देखने को मिल सकती थी, किसी भी विषय से संबंधित, तर्क वितर्क से संबंधित तो धर्म से संबंधित तो सारी चीजें उसमें हमें देखने को मिलती थी। फिर हम याद रखते हैं कि गणमति, स्थिरमति, शीलभद्र, ये तीन जो थे नालंदा विश्वविद्यालय के प्रमुख कुलपति थे, ठीक है ना। अभी भी कॉलेज के डीन होते हैं ना, कुलपति होते हैं जिनकी राज्यपाल के द्वारा नियुक्ति होती है वर्तमान में, पता है ना। तो उस समय के जो प्रमुख कुलपति थे उनमें तीन का नाम हमें देखने को मिलता है, गणमति का, स्थिरमति का और शीलभद्र का। तो 2 नंबर के क्वेश्चन में नालंदा विश्वविद्यालय की टिप्पणी आती है, तो आपको ये सारी चीजें, ये सारे पॉइंट आपको उसके अंदर लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी की कला साहित्य के साथ साथ में विज्ञान की दृष्टि से, जिसमें हम गणितीय विज्ञान है, ज्योतिष विज्ञान है, रसायन विज्ञान है, भौतिक विज्ञान है, धातु कला वगैरह है, प्रौद्योगिकी तकनीकी के क्षेत्र में, इन सारी चीजों में गुप्त काल बहुत ही उन्नत अवस्था में था। यानी आगे के आने वाले वर्षों के लिए, आने वाले कालों के लिए एक आधार जो चाहिए था, वह सारा जो बेसमेंट, जो आधार है जिस पर आगे की चीज को चलाया जा सकता है, वह सारा आधार जब तैयार हुआ था वो कौन से काल में हुआ था, गुप्त काल में तैयार हुआ था। और इसी के आधार पर आगे कालों में नई नई तकनीकी, नई नई टेक्नोलॉजी और आगे के आविष्कारों को प्राथमिकता दी गई। अब कौन कौन से इसमें गणितज्ञ ज्योतिषी थे उनके बारे में देखते हैं। सबसे पहला हम पढ़ते हैं आर्यभट्ट का। आर्यभट्ट बहुत अच्छा गणितज्ञ था, खगोल शास्त्री था, ठीक है ना। इसके द्वारा किस किस की रचना की गई, देखो, एक तो इसके द्वारा 10 गीतिक सूत्र, 10 गीतिक सूत्र की रचना इसके द्वारा की गई। आर्याष्ट शतक, आर्याष्ट शतक सिद्धांत की रचना इसके द्वारा की गई, ठीक है। ये पहला खगोल शास्त्री था जिसने बताया था कि पृथ्वी गोल है और अपनी धुरी पर घूर्णन करती है और सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। तो पृथ्वी गोल है और उसके घूर्णन का जो सिद्धांत दिया था, ठीक है ना, घूर्णन का सिद्धांत जो दिया था वह किसके द्वारा दिया गया था, आर्यभट्ट के द्वारा दिया गया था। इसके द्वारा एक और ग्रंथ लिखा गया था, आर्यभट्टियम। कौन सा था, आर्यभट्टियम ग्रंथ की रचना भी किसके द्वारा की गई थी, आर्यभट्ट के द्वारा की गई थी। दूसरा हम देखते हैं यहाँ पर भास्कर प्रथम। भास्कर प्रथम के द्वारा क्या थी, भाष्य ग्रंथ की रचना की गई। कौन से ग्रंथ की रचना की गई, भाष्य ग्रंथ की रचना भास्कर प्रथम के द्वारा की गई। इसके अलावा जो आर्यभट्ट का सिद्धांत था, आर्याष्ट शतक और 10 गीतिक सूत्र, इन दोनों पर टीका लिखी गई थी। किसके द्वारा, भास्कर प्रथम के द्वारा। टीका में क्या होता है कि किसी लेखक के द्वारा जो रचना की गई होती है उसका पक्ष में, विपक्ष में, नहीं, एक हिसाब से आलोचनात्मक विवरण जो है वह कहाँ तक सही है, कहाँ जगह पे उसने गलत लिखा है, वास्तविकता में ये कहाँ तक उचित है, क्या उचित है, मतलब एक तरह से उसका जो विश्लेषण किया जाता है वह टीका कहलाती है, ठीक है ना। तो ग्रंथ तो किसने लिखे थे, आर्यभट्ट ने लिखे थे, उन पर टीका लिखने का कार्य किसके द्वारा किया गया था, भास्कर प्रथम के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट हम देखते हैं वराहमिहिर। वराहमिहिर बहुत अच्छे गणितज्ञ थे,
ठीक है ना। इनके द्वारा किस किस की रचना हुई, देखो वराहमिहिर ने रचना की थी, व्रत संहिता की रचना की थी वराहमिहिर ने, व्रत संहिता, बृहत जातक, पंच सिद्धांतिका, पंच सिद्धांतिका की रचना भी उसके द्वारा की गई थी। इसके अलावा वर्गमूल और घनमूल निकालने की जो विधियां बताई थी वह भी किसने बताई थी, वराहमिहिर ने बताई थी। वर्गमूल व घनमूल निकालने की विधि, घनमूल निकालने का सूत्र या जो विधि है वह भी किसके द्वारा बताई गई थी, वराहमिहिर के द्वारा ही बताई गई थी। नेक्स्ट हम देखते हैं ब्रह्मगुप्त। ब्रह्मगुप्त ने कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया था, ब्रह्मस्फुट सिद्धांत। कौन सा है, ब्रह्मस्फुट सिद्धांत है, खंड खाद्यक, ब्रह्मस्फुट का खंड खाद्यक सिद्धांत है वह इसके द्वारा प्रतिपादित किया था। ब्रह्मस्फुट का खंड खाद्यक सिद्धांत ब्रह्मगुप्त के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। और जो न्यूटन का सिद्धांत है, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत जो हम पढ़ते हैं, वास्तव में उत्पत्ति एक भारतीय के द्वारा ही की गई थी। तो ब्रह्मगुप्त के द्वारा ही गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत का प्रतिपादन, यानी भारत में लगभग सारे आविष्कार हो चुके थे, ठीक है ना। ये ठीक है, नाम किसी और ने रख लिए अपने ऊपर, उसका आविष्कार में कुछ परिवर्तन करके। वाग्भट, इसने अष्टांग हृदय की रचना की। किसकी की, अष्टांग हृदय। मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार शॉर्ट में ये क्वेश्चन आया हुआ है, हाफ ईयरली वगैरह में भी पूछा जाता है कि अष्टांग हृदय की रचना किसने की थी, वाग्भट ने की थी। अष्टांग हृदय क्या है, आयुर्वेद का एक प्रसिद्ध ग्रंथ है, आयुर्वेद का एक प्रसिद्ध ग्रंथ है। आपको पता है ऋग्वेद का प्रमुख उपवेद है आयुर्वेद, ठीक है ना। तो आयुर्वेद का एक प्रसिद्ध ग्रंथ है अष्टांग हृदय। इसकी रचना किसके द्वारा की गई है, वाग्भट के द्वारा की गई है। पालकाप्य के द्वारा हस्तायुर्वेद, हस्तायुर्वेद की रचना की गई। किसके द्वारा, पालकाप्य के द्वारा, जिसमें किसकी है, हाथियों की चिकित्सा से संबंधित जानकारी मिलती है, हाथियों से संबंधित जानकारी मिलती है। इनके अलावा धन्वंतरी थे, धन्वंतरी एक और लेखक थे उस समय के, धन्वंतरी, उनके द्वारा कौन सा ग्रंथ लिखा गया था, नवनीतकम। कौन सा ग्रंथ लिखा गया था, नवनीतकम ग्रंथ लिखा गया था धन्वंतरी के द्वारा। वो भी प्रसिद्ध खगोलशास्त्री वैज्ञानिक थे उस समय के, ठीक है ना। तो ये सारी रचनाएं, सिद्धांत जो है ये भी आपको अच्छे से ध्यान होने चाहिए। पर्टिकुलर 1 नंबर का क्वेश्चन भी अलग से पूछा जा सकता है कि पृथ्वी गोल है, वो अपनी धुरी पर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था, आर्यभट्ट के द्वारा। तो किसी सिद्धांत के ऊपर आपसे अलग से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट और लास्ट इसमें अपन देखते हैं भौतिक और रसायन विज्ञान। भौतिक और रसायन विज्ञान के क्षेत्र में भी अभूतपूर्व उन्नति हुई थी गुप्त काल में। सबसे पहले हम देखते हैं कणाद ऋषि के बारे में। सिंपल सा 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, कणाद ऋषि ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, अणु सिद्धांत। किसका प्रतिपादन किया था, अणु सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था, कणाद ऋषि के द्वारा। इसमें अणुओं के, परमाणु के, पदार्थ का संगठन विघटन कैसे होता है, यानी पदार्थ से संबंधित सारी रचना गणना जो है किसके द्वारा की गई थी, कणाद ऋषि के द्वारा की गई थी। नागार्जुन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको भारत का आइंस्टीन कहा जाता है, ठीक है ना। नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। इनके द्वारा किसका प्रतिपादन हुआ था, शून्यवाद का प्रतिपादन दिया इन्होंने, सापेक्षवाद का, शून्यवाद है, सापेक्षवाद है, माध्यमिक सूत्र है, इन सब का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया, नागार्जुन के द्वारा, जिसको भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। कई बार पूछा जाता है भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है, नागार्जुन को। या शून्यवाद के प्रतिपादक कौन थे, या सापेक्षवाद के प्रतिपादक कौन थे, तो कौन थे, नागार्जुन। किस काल में, गुप्त काल में। नेक्स्ट हम देखते हैं धातु विज्ञान। धातु विज्ञान में हम मोस्टली देखते हैं कि रसायनों का, औषधियों का बहुत ज्यादा प्रयोग हो चुका था उसमें, बहुत ज्यादा उन्नत अवस्था में, जिसका सबसे श्रेष्ठ उदाहरण हम देखते हैं आज भी। कौन सा है धातु विज्ञान, कि धातु विज्ञान में हम देखते हैं दिल्ली के महरौली में, एक स्थान है दिल्ली के महरौली में,
दिल्ली के महरौली में क्या है, एक लौह स्तंभ। दिल्ली के महरौली का लौह स्तंभ जो गुप्त काल में ही बनाया गया था, ऐसा माना जाता है। चंद्रगुप्त के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। वास्तविकता क्या है हमें पता नहीं है, लेकिन ऐसे हमें साक्ष्य मिलते हैं कि चंद्रगुप्त के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। तो महरौली का जो लौह स्तंभ कितने सालों पहले की बात चल रही है, 3वीं शताब्दी में हम पढ़ रहे हैं गुप्त काल, और वर्तमान में 2020 में हम आ चुके हैं, ठीक है ना। अभी तक उस लोहे के स्तंभ में जंग नहीं लगी है। तो ये उस समय की धातु कला की श्रेष्ठ उदाहरण है कि इतने सालों पुराने का जो लोहे का स्तंभ बना हुआ है वह आज भी वैसा ही है जैसा कि इसके निर्माण के समय में था। तो इसमें जंग न लगना उस समय की श्रेष्ठ धातु कला की एक विशिष्टता अपने आप में बताता है। इसके अलावा अगर अपन ताम्र कला में अगर देखें तो सुल्तानगंज की जो मूर्ति है बुद्ध की, ठीक है ना, सुल्तानगंज की बुद्ध की वो 1 टन की मूर्ति है पूरी, ठीक है ना, जो बुद्ध की मूर्ति है। तो ये भी उस समय की तांबे की जो कला थी, धातु जो है, तांबा धातु जो है, उसकी श्रेष्ठता का प्रमुख उदाहरण हमें यहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक है ना। तो ये उस समय की बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धियां थी, जिसके कारण हमें इतिहास में हम कह सकते हैं कि गुप्त काल जो था वह एक स्वर्ण काल या गोल्डन पीरियड के नाम से जाना जा सकता है। तो आज का हमारा जो 6 नंबर का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था गुप्तकालीन कला, साहित्य और विज्ञान, उस पर हम डिटेल में पूरी चर्चा कर चुके हैं। आगे की क्लास में हम नया टॉपिक लेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एड्यूटेक यूट्यूब चैनल, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एड्यूटेक, सब्सक्राइब नाउ।